ऐसे बहुत सारे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो हमारी कहानियां देखते तो हैं, लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उन 85% लोगों में से एक हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ। और हाँ, लेटेस्ट थ्रिलिंग क्राइम स्टोरीज की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। रिपब्लिक डे अटैक। जैसे ही रिपब्लिक डे पास आता है तो पूरे दिल्ली एनसीआर में जगह जगह सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी जाती है। इसका एक बड़ा रीजन ये है कि रिपब्लिक डे पर हमारे देश के सबसे बड़े मिनिस्टर्स और लीडर्स सब एक जगह एक बहुत बड़ी पब्लिक गैदरिंग में होते हैं। ऐसे में कोई भी अटैक देश के लिए बहुत डेडली हो सकता है। एक ऐसा ही अटैक प्लान कर रहे थे नौशाद और जग्गा, जहां उन दोनों को इंडिया के सबसे बड़े हिंदू लीडर को मारने का काम मिला था। जग्गा 29 साल का उत्तराखंड में रहने वाला एक लड़का था और नौशाद 56 साल का एक मिडिल एज्ड आदमी जो कई सालों से दिल्ली में रह रहा था। जग्गा और नौशाद दोनों पर पहले से कई केसेस दर्ज थे और वो दोनों ही पुलिस की गिरफ्त से फरार एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा बन गए थे। जग्गा एक गरीब परिवार का लड़का था। बड़े होते होते उसकी मुलाकात कुछ गुंडे मवालियों से हो गई और देखते ही देखते उसका झुकाव खालिस्तानी आइडियोलॉजी की तरफ बढ़ने लगा और वो एक कनाडा बेस्ड खालिस्तानी ग्रुप से भी जुड़ गया था। उस पर पहले से ही एक मर्डर केस चल रहा था और इसी के चलते वो 2021 में उत्तराखंड की जेल में बंद था, मगर उसकी बहन की शादी के लिए उसे पैरोल पर छोड़ा गया। जग्गा कुछ दिन के लिए अपने घर तो आ गया था, मगर वो अभी भी अंडर सुपरविजन था। तब उसने नौशाद को कांटेक्ट किया और दोनों ने मिलकर जग्गा को भगाने का प्लान बनाया। शादी से एक दिन पहले जग्गा के घर में फंक्शन हो रहा था। तब जग्गा ने अपने 2 जान पहचान के आदमियों से मदद मांगी। उन्होंने प्लान बनाया कि वो दोनों पुलिस वालों का ध्यान भटका के रखेंगे और मौका लगते ही जग्गा वहां से भाग जाएगा। ठीक वैसा ही हुआ और मौका देखकर जग्गा अपने घर से भाग गया। कुछ दूर जाते ही जग्गा को एक गाड़ी दिखी जो कि नौशाद ने उसके लिए ही भिजवाई थी। उस गाड़ी में बैठकर जग्गा उत्तराखंड से भागकर कश्मीर पहुंच गया। नौशाद भी उस वक्त कश्मीर में ही था। नौशाद पर भी ऑलरेडी 2 मर्डर केसेस चल रहे थे और उसके घर से खतरनाक बॉम्ब्स और बारूद मिलने की वजह से वो 10 साल जेल में भी काट कर आया था। उन दोनों को कश्मीर एक स्पेशल मीटिंग के लिए बुलाया गया था। ये मीटिंग थी एक बहुत बड़े टारगेट किलिंग के असाइनमेंट के लिए, जो कि भारत के रिपब्लिक डे पर होने वाली थी। नौशाद ने वहां जग्गा को एक खालिस्तान के मिलिटेंट ग्रुप के लीडर से मिलवाया। नौशाद खुद भी एक पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप का पार्ट था। नौशाद का मिलिटेंट ग्रुप खालिस्तान के मिलिटेंट ग्रुप के साथ मिलकर काम कर रहे थे और इस बार वो रिपब्लिक डे में इंडिया के सबसे बड़े हिंदू लीडर को मारकर सभी हिंदुओं में डर पैदा करना चाहते थे। जग्गा ने कुछ महीने कश्मीर में ही अपनी मिलिटेंट ट्रेनिंग कंप्लीट की। नौशाद उसे लेकर अपने घर जहांगीरपुरी आ गया था। वो दोनों अपने साथ 2 हैंड ग्रेनेड्स, 3 पिस्टल्स और 22 कार्ट्रिजेस लेकर आए थे। उस एरिया में रह रहे एक लड़के सुनील की नजर जग्गा और नौशाद पर पड़ गई। सुनील कुछ वक्त पहले ही दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल का खबरी बना था। जब से नौशाद जेल से छूटा था, तब से सुनील उस पर अपनी कड़ी नजर रखता था। जब उसने देखा कि नौशाद एक रात दबे पांव लौटा था, वो भी एक अनजान आदमी के साथ, तो सुनील समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सुनील ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को तुरंत ही अपडेट भेज दी और उसे नौशाद और जग्गा की सभी एक्टिविटीज पर नजर रखने को बोला गया। एक दिन जब नौशाद और जग्गा झुग्गी से कुछ ही दूर चाय पीने गए, तब जग्गा ने नोटिस किया कि वो जहां भी जाते सुनील उनके आसपास पहुंच जाता। जग्गा ने यह बात नौशाद को बताई और दोनों कुछ खुसर पुसर करके घर को लौटने लगे। जग्गा ने अपनी जेब से कुछ कागज निकालकर नौशाद को पकड़ा दिया और वो मुड़कर घर से कहीं दूर चला गया। नौशाद अपनी झुग्गी के अंदर गया और 2 मिनट बाद ही बाहर आया। उसने झुग्गी बंद की और वो भी उसी तरफ चला गया जहां जग्गा गया था। ये सब सुनील कुछ दूर से देख रहा था। उसे लगा कि उसके लिए अच्छा मौका था पता लगाने का कि आखिर नौशाद क्या कर रहा था। उसने नौशाद की झुग्गी का ताला तोड़ा और अंदर घुस गया। वो उन दोनों का सामान चेक करने लगा और उसे बिस्तर के नीचे पड़े एक बैग में कुछ हथियार मिल गए।
सुनील ने तुरंत उनकी फोटो खींचकर स्पेशल सेल को भेज दी। वो और भी कुछ कर पाता उससे पहले ही उसे आवाज आई कि कोई दरवाजे से अंदर घुस रहा था। उसने पलट कर देखा तो नौशाद और जग्गा हाथ में बड़े बड़े चाकू लिए खड़े थे। उन्होंने सुनील को पकड़ लिया और उस पर कई बार चाकू चलाया। सुनील बुरी तरह घायल हो गया, मगर किसी तरह उसने नौशाद को धक्का दिया और वहां से भाग गया। दौड़ते हुए सुनील ने अपना फोन फेंक दिया। वो दोनों सुनील का पीछा करने लगे और कुछ दूर नाले के पास उन्होंने सुनील को पकड़ लिया। उन दोनों ने मिलकर वहीं सुनील का मर्डर कर दिया और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके वहीं नाले के पास फेंक दिए। वो फोटो मिलने पर स्पेशल सेल ने कई बार सुनील को कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर उसका फोन तो सड़क के एक कोने में टूटा पड़ा था। तब स्पेशल सेल के लीड ऑफिसर रवि ने एक टीम असेंबल की और नौशाद और जग्गा को पकड़ने का ऑपरेशन प्लान किया। उसी रात पुलिस ने झुग्गी नंबर 204 को आगे पीछे से घेरना शुरू कर दिया। अंदर से टीवी चलने की बहुत तेज आवाज आ रही थी। लीड ऑफिसर रवि ने अपने टीम मेंबर्स को झुग्गी का गेट तोड़कर अंदर जाने का इशारा किया और टीम के 2 मेंबर्स ने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर जाते ही रवि ने देखा कि झुग्गी के अंदर नौशाद और जग्गा बैठे थे, जो कि पुलिस के आते ही इधर उधर दौड़ने लगे। मगर पुलिस ने एरिया को हर तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे हमारे देश की फोर्सेस बेहद जाबाज और निडर तरीके से निभाती हैं। इस रिपब्लिक डे को हम डेडिकेट करते हैं हमारे देश की सिक्योरिटी फोर्सेस को। क्राइम शो बाय खूनी मंडी की तरफ से उन्हें सलाम और हमारी ऑडियंस को अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। द हाईजैकिंग ऑफ IC-814 कांधार हाईजैक दिसंबर 24, 1999। क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले दोपहर के समय एक इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 अपने 176 पैसेंजर्स के साथ नेपाल के काठमांडू से इंडिया के न्यू दिल्ली की उड़ान भर चुकी थी। मगर उस फ्लाइट में बैठे पैसेंजर्स और क्रू को यह नहीं पता था कि यह उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर होने वाला है। इस फ्लाइट के कैप्टन देवी शरण आराम से फ्लाइट उड़ा रहे थे, पर उन्हें उस वक्त बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उनकी फ्लाइट के साथ अभी कुछ ही देर में क्या होने वाला है। 5:30 बज चुके थे और कुछ ही देर में दिल्ली आने वाला था। लेकिन बीच फ्लाइट में जब खाना सर्व हो रहा था तो अचानक 5 आदमी नकाब पहन के प्लेन में उठे और प्लेन में चिल्लाने लगे, हाईजैक। उन 5 आदमियों ने इंडियन एयरलाइंस की IC-814 फ्लाइट को हाईजैक कर लिया था। पूरे प्लेन में एक पैनिक मच गया था। हाईजैकर्स लोगों के ऊपर चिल्ला रहे थे और लोगों का डर में रोना निकल रहा था। उन हाईजैकर्स ने सबको सर झुकाकर वहीं चुपचाप बैठने को कहा और फिर एक एक करके उन्होंने सब पैसेंजर्स की आंखों पर पट्टी बांधी। हाईजैकर्स में से एक आदमी सीधा पायलट के कॉकपिट में गया और उसने उस प्लेन के पायलट कैप्टन देवी शरण के सर पर बंदूक रखकर उससे कहा कि वो प्लेन दिल्ली की जगह अफगानिस्तान के लिए मोड़ ले। उसने देवी शरण को धमकी दी कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो लोग फ्लाइट को ग्रेनेड से उड़ा देंगे। इस पर कैप्टन देवी शरण ने उसे कहा कि फ्लाइट में फ्यूल काठमांडू से दिल्ली की जर्नी के अकॉर्डिंग ही फिल किया हुआ है। उनके पास इतना फ्यूल नहीं है कि वो अफगानिस्तान तक पहुंच पाएं। इस पर उन हाईजैकर्स ने कहा कि इस केस में फ्लाइट लाहौर पाकिस्तान में लैंड कराओ और वहां से फ्यूल रिफिल करवाओ। पायलट ने लाहौर में लैंड कराने के लिए पाकिस्तान एयर कंट्रोल से परमिशन मांगी, पर यह खबर मिलते ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट बौखला उठी।
इंडियन गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट के बावजूद भी उन्होंने फ्लाइट को लाहौर में लैंड करने से सख्त मना कर दिया। तब देवी शरण ने किसी तरह टेररिस्ट को अमृतसर लैंड करने के लिए मनाया ताकि वो वहां से फ्यूल रिफिल करा सके। ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए फ्लाइट में फंसे हुए लोगों को बचाने का एक सुनहरा अवसर था, क्योंकि फ्लाइट अब इंडिया की सरजमीन पर लैंड हुई थी। पंजाब गवर्नमेंट देरी ना करते हुए अपने फाइटर जेट को प्लेन के पास उतार के रेस्क्यू ऑपरेशन करना चाहती थी, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट को डर था कि कहीं इस ऑपरेशन में कोई कैजुअलिटी ना हो जाए, मतलब कि कोई इनोसेंट बिना वजह मारा ना जाए। सेंट्रल और लोकल गवर्नमेंट की लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से प्लेन के रीफ्यूलिंग के काम में बहुत देरी हो रही थी और टेररिस्ट को शक होने लगा। उन्होंने कैप्टन शरण को धमकाकर फ्लाइट बिना रिफ्यूल कराए ही टेक ऑफ करवा ली। लो फ्यूल की वजह से फ्लाइट में मौजूद सभी की जान को खतरा था। कैप्टन शरण ने एक बार फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट से परमिशन मांगी। उन्होंने पाकिस्तान को वार्न किया कि अगर उन्होंने परमिशन नहीं दी तो प्लेन सीधा पाकिस्तान में क्रैश कर जाएगा। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मजबूरी में लाहौर में प्लेन लैंड करने की परमिशन देनी पड़ी। पाकिस्तानी एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने प्लेन को रिफ्यूल कर दिया और इसके बाद फ्लाइट ने दुबई के लिए उड़ान भरी। उस वक्त दुबई के इंडियन एम्बेसडर केसी सिंह ने फ्लाइट को यूएई में लैंड होने की परमिशन दिलवाई, मगर जब तक वहां फ्लाइट लैंड हुई तब तक एक पैसेंजर की मौत हो चुकी थी। 25 साल के रूपिन कटियाल की हाल ही में शादी हुई थी और वो अपनी पत्नी के साथ अपने हनीमून से लौट रहा था जब उनमें से एक हाईजैकर ने उसको गोली मार दी। कई पैसेंजर्स घायल भी हो चुके थे। दुबई लैंड करके 27 पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिया गया और रूपिन कटियाल की बॉडी को वहीं फेंक दिया गया। अब तक इंडियन गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा था कि हाईजैकर्स का मोटिव क्या है, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपनी कोई भी डिमांड्स नहीं रखी थी। इसी दौरान इंडियन गवर्नमेंट ने यूएई गवर्नमेंट से रेस्क्यू ऑपरेशन करने की परमिशन मांगी, पर यूएई ने यह रिक्वेस्ट डिक्लाइन कर दी। एक बार फिर फ्लाइट ने उड़ान भरी और अपने फाइनल डेस्टिनेशन कांदाहार अफगानिस्तान में जाकर लैंड हुई। अफगानिस्तान में आज की ही तरह उस वक्त भी तालिबान की गवर्नमेंट थी और इंडिया ने आज की ही तरह उसे एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट मानने से इनकार कर दिया था और इसीलिए अफगानिस्तान में कोई इंडियन हाई कमीशन नहीं था। फ्लाइट लैंड होते ही तालिबान के मिलिटेंट्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। पाकिस्तान के इस्लामाबाद एरिया के हाई कमीशन को नेगोशिएट करने के लिए भेजा गया। वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए तालिबान ने हाईजैकर्स और इंडियन गवर्नमेंट के बीच मीडिएशन यानी बातचीत करवाई। हाईजैकर्स ने नेगोशिएशन में इंडियन जेल में बंद 35 मिलिटेंट्स और $200 मिलियन की डिमांड की। तब एक स्पेशल टीम ने हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएट किया और रिजल्ट ये निकला कि हाईजैकर्स को 3 टेररिस्ट की रिहाई चाहिए। वो 3 टेररिस्ट थे अहमद उमार सईद शेख, मुश्ताक अहमद जारगर और सबसे इंपॉर्टेंट शख्स मसूद अजहर। पर इन हाईजैकर्स की डिमांड को समझने के लिए हमें 5 साल पहले 1994 में जाना पड़ेगा, जब मसूद अजहर, जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हरकत-ए-उल-मुजाहिदीन का फाउंडर था, फेक आइडेंटिटी बनाकर वो इंडियन अथॉरिटीज को धोखा देकर कश्मीर आ गया था। उसकी श्रीनगर आने की वजह थी कि वो कश्मीर में आतंक फैलाना चाहता था। 11 फरवरी 1994 से कुछ दिन पहले इंडियन आर्मी को मसूद के कश्मीर में होने की टिप मिली और उन्होंने उसे 11 फरवरी को कानाबाल के पास अरेस्ट कर लिया। इसके बाद मसूद के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ने उसे इंडियन जेल से निकालने के लिए 2 बार कोशिश भी की, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। उन्होंने फिर एक नया प्लान बनाया और जुलाई 1995 में उन लोगों ने 6 फॉरेन टूरिस्ट को कैप्चर कर लिया और सरकार से मसूद को छोड़ने की डिमांड की, मगर सरकार नहीं मानी। 1999 में भी कॉन्स्पिरेटर्स ने कश्मीर में कोट बलवाल जेल का जेल ब्रेक प्लान किया, लेकिन अथॉरिटीज को इसके बारे में पहले से पता चल गया और उन्होंने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें टेररिस्ट ग्रुप का एक साथी सज्जाद अफगान मारा गया। सज्जाद उस टेररिस्ट ग्रुप का श्रीनगर का कमांडर इन चीफ था और उसके ग्रुप को सज्जाद की बॉडी चाहिए थी, लेकिन इंडियन अथॉरिटीज ने सज्जाद की बॉडी हैंडओवर करने से साफ इनकार कर दिया।
अब उस टेररिस्ट ग्रुप के पास और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो उन्होंने प्लान बनाना शुरू किया कि वो एक इंडियन फ्लाइट को हाईजैक करेंगे। सितंबर 1999 में 5 लोग बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में एक रेंटेड फ्लैट लेकर रहने लगे। इस छोटे से ग्रुप का लीडर था इब्राहिम अतहर अपने चारों साथियों को वहीं छोड़कर इंडिया आ गया ताकि वो सबकी फेक इंडियन आइडेंटिटी बनवा सके। लगभग 2 महीने बाद सबकी फेक आईडी लिए अतहर वापस आया और 5 नेपाल के लिए निकल गए। वो जानते थे कि नेपाल से प्लेन में घुसना आसान होगा। इसके बाद इन टेररिस्ट ने कुछ हैंड ग्रेनेड्स और गन्स इलीगली अरेंज करके प्लेन की बिजनेस और एग्जीक्यूटिव सीट्स खरीद ली और प्लेन को हाईजैक कर लिया। इंडियन गवर्नमेंट के पास उनकी डिमांड्स मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। इसलिए उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह अपने साथ उन 3 टेररिस्ट को लेकर कांधार चले गए। इसके बाद उस फ्लाइट में 7 दिन से हॉस्टेजेस बनकर फंसे हुए पैसेंजर्स को फाइनली रिहा किया गया और 31 दिसंबर को सेफली इंडिया लाया गया। जो 3 टेररिस्ट रिहा किए गए उनमें से मसूद अजहर ने आगे चलकर जैश-ए-मोहम्मद बनाई, जिसने इंडिया में पार्लियामेंट अटैक, मुंबई 26/11 अटैक, उरी और पुलवामा अटैक कराए। इंडियन गवर्नमेंट को उस वक्त शायद ये आइडिया होगा कि करीब 160 लोगों की जान बचाने के बदले पूरी दुनिया भर के लोगों की जान कॉम्प्रोमाइज होने वाली थी। पर उस समय अपने पैसेंजर्स को जिंदा वापस लाना इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था और तब से लेकर आज तक इंडिया में फिर कभी कोई प्लेन हाईजैक नहीं हुआ है। जलियांवाला बाग, द अनटोल्ड स्टोरी। 13 अप्रैल 1919। पूरा देश उस दिन बैसाखी मना रहा था। खेतों में फसलें तैयार थीं। लोगों के मन में नई उम्मीदें जगी हुई थीं। अमृतसर के कई लोग दर्शन के लिए गोल्डन टेम्पल पहुंचे थे, आने वाले साल के लिए वाहे गुरु जी की कृपा मांगने और उस जिंदगी के लिए शुक्रिया अदा करने जो उन सब ने बड़ी मेहनत से सवारी थी। माथा टेकने के बाद कई लोग पास के गार्डन में इकट्ठा हुए। उस गार्डन में जहां बच्चे खेल रहे थे, औरतों के चेहरे पर खुशी थी और हाथों में प्रसाद था। बुजुर्ग पेड़ों की छांव में बैठकर बातें कर रहे थे। लेकिन उस वक्त देश में बहुत टेंशन का माहौल था। एक्चुअली मार्च 1919 में ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रॉलेट एक्ट जारी कर दिया था, जिसके मुताबिक किसी भी टाइप की पॉलिटिकल रैली या बड़ी पब्लिक गैदरिंग्स अलाउड नहीं थी। सिर्फ शक के बेसिस पे पुलिस किसी को भी जेल में डाल सकती थी और ना उन्हें कोई अपील करने का मौका मिलता था और ना ही कोई कानूनी ट्रायल। पूरे देश में ब्रिटिश पुलिस ने ऐसे कई लोगों को बिना किसी सबूत के जेल में डाल दिया। देश भर में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे। अमृतसर में भी बाकी शहरों की तरह शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हो रहे थे। पर जब 10 अप्रैल 1919 में ऐसे ही एक प्रोटेस्ट पर ब्रिटिशर्स ने फायरिंग करवाई तो जनता का गुस्सा बढ़ गया। इसलिए फैसला लिया गया कि बैसाखी वाले दिन एक बड़ी भीड़ मिलकर शांतिपूर्वक रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करेगी। उस दिन जलियांवाला बाग में कुछ प्रोटेस्ट करने आए थे और कुछ बस बैसाखी की बधाइयां बांटने। उन्हें क्या पता था कि उस सुंदर बाग की खुशबू वाली मिट्टी लाल होने वाली है, वो भी उन्हीं के खून से। शाम बस ढल रही थी जब एकदम से ब्रिटिश आर्मी जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा। डायर और उसके सिपाही बाग के अंदर घुसे और भीड़ के सामने एक लाइन में खड़े हो गए। बाग से बाहर जाने का रास्ता सिर्फ 2 पतली गलियां, और वो भी उन सिपाहियों ने ब्लॉक कर दी थी। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से ये क्या हो रहा है। ना कोई आवाज हुई और ना कोई वार्निंग दी गई। डायर ने बस एक हाथ उठाया और कहा, फायर! और उसके सिपाहियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। उन सिपाहियों ने कोई फर्क नहीं किया कि सामने औरत है या बच्चा, जवान है या बूढ़ा। कोई पेड़ के पीछे छुप गया, कोई दीवार से चिपक गया, कोई अपने बच्चों को बाहों में लेकर जमीन पर गिर गया। पर मौत उन सब तक पहुंचे बिना रुकी नहीं। कई लोग गोलियों से बचने के लिए बाग के कुएं में कूद गए।
पल भर में जलियांवाला बाग एक लाशों का ढेर बन गया। इस हादसे का जख्म सिर्फ अमृतसर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने पूरे हिंदुस्तान की रूह को छन्नी कर दिया था। पर इस खून से भरी मिट्टी में एक ऐसी दहाड़ थी जिसे अंग्रेज चाह कर भी अनसुना नहीं कर पाए। अंग्रेजों की वाइसरॉय के काउंसिल के इकलौते इंडियन मेंबर सी शंकरन नायर ने जब जलियांवाला बाग की खबर सुनी तो उनका खून खौल गया। शंकरन ने मद्रास लॉ कॉलेज से लॉ की पढ़ाई की थी और 1880 के दौरान मद्रास हाई कोर्ट में वकालत से अपने करियर की शुरुआत की थी। देखते ही देखते शंकरन अपने वक्त के सबसे ब्रिलियंट इंडिपेंडेंट लॉयर्स में से गिने जाने लगे। वो जेंडर इक्वालिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसे जरूरी मुद्दों को लेकर हमेशा अपनी आवाज उठाते थे। इसी कारण वो मद्रास हाई कोर्ट के जज भी बने और इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी। उनकी आवाज इतनी बुलंद थी कि ब्रिटिशर्स को भी कई बार उनकी बात माननी पड़ती थी। इसी के चलते 1915 में उन्हें वाइस रॉयज काउंसिल में अपॉइंट किया गया। लेकिन फिर आई 1919 की वो काली खूनी शाम। बैसाखी वाले दिन जलियांवाला बाग में कई निहत्थे और निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई गई थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 380 लोग मारे गए और 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। लेकिन माना जाता था कि असलियत में ये नंबर इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। इस घटना को दबाने के लिए ब्रिटिशर्स ने मार्शल लॉ और प्रेस सेंसरशिप इंप्लीमेंट कर दी, जिसके चलते ना ही कोई इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकता था और ना ही इसके बारे में कोई भी खबर छाप सकता था। जलियांवाला बाग के उस हादसे के बाद शंकरन ब्रिटिश सरकार के साथ और काम नहीं कर पा रहे थे। शंकरन एक ऐसी पोजीशन में थे जो उस जमाने में किसी भी इंडियन के लिए हाईएस्ट पोजीशन हुआ करती थी। पर जुलाई 1919 में उन्होंने वाइसरॉयज काउंसिल से रिजाइन कर दिया। अपनी रेजिग्नेशन के बाद शंकरन ने 1922 में एक बुक लिखी, गांधी एंड एनार्की। इस बुक में उन्होंने गांधी के तरीकों के अगेंस्ट लिखा, पर उसके साथ साथ माइकल ओडायर, जो उस वक्त पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उसके बारे में भी खुलकर लिखा। शंकरन ने बताया कि कैसे माइकल ओडायर ने जनरल डायर को पूरा सपोर्ट किया और पंजाब में अपनी पावर का अब्यूज किया। जहां एक तरफ कुछ इंडियंस इस बुक को बहुत अच्छा बता रहे थे तो कुछ इंडियंस इसके खिलाफ थे। वहीं दूसरी तरफ लंदन में बैठे माइकल ओडायर का मानना था कि उस किताब ने उन्हें डिफेम किया है और उनकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इसी के चलते माइकल ओडायर ने शंकरन पर मानहानि का दावा करते हुए शंकरन को सू कर दिया। पर शंकरन अपने स्टैंड से हिले नहीं और एक केस लड़ने का फैसला किया। इस कोर्ट की हियरिंग किंग्स कोर्ट लंदन में थी। शंकरन ब्रिटिश कोर्टरूम में ब्रिटिश लॉयर्स के अगेंस्ट ब्रिटिश जूरी के ही सामने ये केस लड़ने वाले थे। इसलिए वो जानते थे कि शायद ये फैसला उनके फेवर में नहीं आने वाला। पर उनका मकसद सिर्फ ये केस जीतना नहीं था। ये केस 5 हफ्तों तक चला और हिस्ट्री के लॉन्गेस्ट रनिंग केसेस में से एक बना। पर जैसा शंकरन ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। बहुत अच्छे से केस लड़ने के बावजूद भी शंकरन को सपोर्ट नहीं मिला। 12 में से 11 जूरी मेंबर्स ने ओडायर के फेवर में अपना फैसला सुनाया। शंकरन के मुताबिक ये सच्चाई की जूरी का डिसीजन यूनानिमस नहीं था, ये भी एक जीत थी। शंकरन इस केस के जरिए पूरी दुनिया को जलियांवाला बाग और ब्रिटिशर्स के टॉर्चर और बेरहमी के बारे में बताना चाहते थे। और जब दुनिया भर में इस केस के बारे में बात फैली तो उनका मकसद पूरा हुआ। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि या तो शंकरन ओडायर से माफी मांगे या 7,500 पाउंड्स का फाइन भरें। उस जमाने में ये रकम बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन फिर भी शंकरन ने माफी नहीं मांगी और वो फाइन पे किया। भले ही शंकरन केस हार गए हों, लेकिन वो सैकड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत चुके थे। जलियांवाला बाग आज एक मेमोरियल, एक श्रद्धांजलि की जगह है। अगर आप कभी अमृतसर जाएं तो एक बार जलियांवाला बाग जरूर जाइएगा। आज भी वहां दीवारों पर आपको गोलियों के निशान दिखेंगे। वो कुआं दिखेगा जिसमें अपनी जान बचाने के लिए कई लोग कूदे।
इस हादसे को अब 100 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं, पर आज भी जलियांवाला बाग के घाव भरे नहीं हैं और शायद कभी भरेंगे भी नहीं। ये वीडियो हमारी तरफ से उन सभी को ट्रिब्यूट है जिन्होंने जलियांवाला बाग हादसे में अपनी जान खोई। आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी जलियांवाला बाग के सच का पता लगे।